तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 2024 के चुनाव में मोदी अमित शाह को हराने के लिए ओवैसी ने देश में 17 लोकसभा सीटों पर उतारे उम्मीदवार। हैदराबाद से खुद चुनाव लड़ेंगे ओवैसी। तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार में ओवैसी ने ठोकी ताल। मानवता के नाम पर फिलिस्तीनियों पर हमला ना करे इजराइल, WHO ने कर दी अपील। इजराइल के खिलाफ करेगा WHO कार्रवाई। चुनावों की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी ने जारी की 5वीं सूची। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को दिया टिकट। निरहुआ को हराने की तैयारी में अखिलेश यादव। पुलवामा हमले के बाद बीजेपी ने चुनाव के लिए पाकिस्तानी कंपनी से लिया था 95 लाख का चंदा। सच्चाई जानकर देश की जनता को उड़े होश, बीजेपी निकली गद्दार। लोकसभा चुनावों की तारीखों के तुरंत बाद ईडी ने केजरीवाल को भेजा 9वीं बार सम्मन। 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। आप बोली सीएम केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है भाजपा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद एक्शन में ओवैसी। 17 लोकसभा सीटों पर ओवैसी ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही AIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी एक्शन में आ गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। तेलंगाना की हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट से इम्तियाज अली को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट से अख्तरुल ईमान को टिकट दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की महाराष्ट्र की 48 में से 6 लोकसभा सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं बिहार में 40 में से 11 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर देश के 3 राज्यों में ओवैसी की पार्टी ने 17 उम्मीदवार उतार दिए हैं। ओवैसी ने दावा किया है कि 17 की 17 लोकसभा सीटें हमारी पार्टी जीतेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मानवता के नाम पर फिलिस्तीनियों पर हमला ना करे इजराइल, WHO ने कर दी अपील। नेतन्याहू की उड़ी नींद। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में रमजान के पवित्र महीने में इजराइल के हमलों को लेकर WHO नाराज हो गया है। WHO ने इजराइल को फटकार लगाते हुए मानवता के नाम पर फिलिस्तीनियों पर हमला ना करने की चेतावनी दी है। WHO ने कहा है कि इजराइल के हमलों के कारण पूरा गाजा पट्टी तबाह हो गया है और गाजा पट्टी के जो लोग हैं वो राफा में शरण लिए हुए हैं और वहां पर भी इजराइल मानवता के नाम पर फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। WHO ने अब इजराइल से अपील की है कि इजराइल मानवता और खुद के बचाव में फिलिस्तीनियों पर हमला ना करे। अगर इजराइल नहीं मानता है तो WHO इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेगा और उसको सहायता नहीं देगा। तो WHO खुलकर अब इजराइल के विरोध में उतर आया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने जारी की 5वीं सूची। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को दिया टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि चुनावों की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों के लिए अपनी 5वीं सूची में 6 नामों की घोषणा की है। उम्मीदवारों में आजमगढ़ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है। गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर को टिकट दिया गया है। सुल्तानपुर से भीम निषाद को टिकट दिया गया है। इटावा से जितेंद्र दोहरे को टिकट दिया गया है और मिश्रित से मनोज कुमार राजवंशी और जलौन से नारायण दास अहिरबार को टिकट दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि अब जो है भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। इसके बाद 26, 7 मई, 13 मई और 20 मई, 25 मई और 1 जून को होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पुलवामा हमले के बाद बीजेपी ने चुनाव के लिए पाकिस्तानी कंपनी से लिया था 95 लाख का चंदा। सच्चाई जानकर देश के उड़े होश। दोस्तों आपको बता दें कि 14 मार्च को जारी किए गए बड़े पैमाने पर चुनावी बॉन्ड डेटा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और इस डेटा ने बीजेपी की पोल खोल दी। बताया जा रहा है कि 18 अप्रैल 2019 को हब पावर कंपनी ने 14 चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चुनाव के लिए बीजेपी को 95 लाख रुपए का दान दिया था। लेकिन खास बात यह है कि जिस कंपनी ने 95 लाख रुपए का दान बीजेपी को पुलवामा हमले से पहले दिया था, वो भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की कंपनी थी और इस पाकिस्तानी कंपनी का नाम पुलवामा हमले में आया था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। वहीं आपको बता दें कि अब जैसे ही इस बात की जानकारी सामने आई है तो पूरे देश के होश उड़ गए हैं और मोदी सरकार पर अब कई तरह के आरोप देश की जनता लगाने लगी है कि बीजेपी अपने
सैनिकों को मरवाने के लिए किस तरह से पैसे का लाभ उठा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद ईडी ने सीएम केजरीवाल को फिर भेजा 9वीं बार समन। 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नया समन जारी किया है। अरविंद केजरीवाल ईडी के निदेशालय के बार-बार समन करने के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अब ईडी ने एक बार फिर से केजरीवाल को समन भेजा है और 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी अभी तक केजरीवाल को 8 समन जारी कर चुकी है और 9वां ये समन है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली की वरिष्ठ नेता और आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है जिससे वो दिल्ली में जीत सके। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत में लोकसभा चुनाव के बीच श्रीलंका से मोदी सरकार को लगा झटका। श्रीलंका की नौसेना ने 21 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में लोकसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही श्रीलंका से मोदी सरकार को झटका लगा है। खबर सामने आ रही दोस्तों कि श्रीलंका की नौसेना ने भारतीय मछुआरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 21 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीलंका की नौसेना ने उनकी 2 नावों को भी जब्त कर लिया है। श्रीलंकाई नौसेना का आरोप है कि ये सभी मछुआरे अवैध रूप से मछली पकड़ने श्रीलंका में घुस गए थे। मछुआरों और उनके नावों को जब्त करने की जानकारी रामेश्वरम मछुआरा संघ ने खुद दी है। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा मछुआरों को हिरासत में लिए जाने पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो स्वामी प्रसाद मौर्य को झटका। हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ की एक विशेष अदालत ने देवी लक्ष्मी और अन्य हिंदू देवी देवताओं पर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने के लिए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शनिवार को एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। सांसद विधायक अदालत के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने वजीरगंज थाने को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच करने का निर्देश जारी किया है। याचिकाकर्ता रागिनी रस्तोगी ने अदालत से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक 15 नवंबर 2023 को अखबार में स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक था चारों हाथों के साथ लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तानी नौसेना को मिलेगा पहला जासूसी जहाज। भारत के खिलाफ चीन कर रहा मदद। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के विरुद्ध ड्रैगन हमेशा से साजिश रचता रहा है। पाकिस्तानी सेना का हमेशा से चीन मददगार रहा है। वहीं अब पाकिस्तानी नौसेना को चीन उसका पहला विशेष अनुसंधान जासूसी जहाज बेड़े में शामिल करने में मदद कर रहा है। पाकिस्तानी नेवी का ये जासूसी जहाज पूर्ण रूप से परमाणु युक्त बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण को ट्रैक करने के अलावा अन्य खुफिया एकत्रित मिशनों को शुरू करने की क्षमता रखता है। माना जा रहा है कि भारत के स्वदेश निर्मित 175 मीटर लंबे मिसाइल रेंज एस्टुमेटन जहाज INS ध्रुव के बराबर है। पाकिस्तान का ये नया 87 मीटर लंबा PNS रिजवान है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा को लेगा दक्षिण भारत में झटका। केरल में भाजपा का नहीं खुलेगा खाता, ओपिनियन पोल ने खोल दी पोल। दोस्तों आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनावों का ऐलान कर दिया गया है और देश में कुल 7 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव होने से पहले ही ओपिनियन पोल ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दक्षिण राज्य केरल की बात करें तो यहाँ के ओपिनियन पोल में UDF को सबसे ज्यादा 17 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी के खाते में यहाँ पर एक भी सीट नहीं जा रही है और LDF के खाते में एक सीट जाने का अनुमान है। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। केरल में CPI और CPM मिलकर मैदान में उतरने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ इन दोनों ही पार्टियों को बहुमत मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रही, जबकि भाजपा का यहाँ खाता तक नहीं खुल रहा है। वहीं दोस्तों उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों उड़ीसा की पार्टियां ही चुनाव जीत रही हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर लगभग 9 सीटें जीत सकती है। बीजेपी का यहाँ खाता भी नहीं खुला है, जबकि BJD यहाँ 9 सीटें जीत सकती है। यानी ओपिनियन पोल के मुताबिक दोस्तों दक्षिण भारत में कांटे की टक्कर है। केरल में भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है।
तो किसान नेताओं ने 23 मार्च को लोकतंत्र दिवस मनाने के साथ साथ पूरे देश में आंदोलन करने का ऐलान किया है। तो मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं।